हम्म। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। जिससे आप कनेक्शन फील करें, आप वो महसूस कर सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेल साइकिल और सेल डिवीजन चल रहा है। मैंने इसको कल आपको थोड़े व्यवहारिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अपने जान पहचान वालों को बता सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिवीज़न। दो तरीके के डिवीज़न मेनली होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन मेन ये होते हैं। बाकी जो छोटे मोटे और एक दो तरीके के होते हैं उनको भी इसी टॉपिक में कवर किया जाएगा, उसमें उसको भी हम पढ़ेंगे। तो दो डिवीज़न कौन सा होता है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस हमने पढ़ा गया था। उसकी जो है जैसे जो इंटरफेस होती हैं, जब डिवीज़न की तैयारियां चल रही होती है सेल के अंदर, लेकिन बाहर की दूसरी सेल को या किसी और को बाहर पता नहीं होता, उसको कहते हैं इंटरफेज स्टेज। उसमें 3 स्टेज होते हैं, G1S, G2, M। उसके बाद जो है वो फेज जिसे दूसरों को पता लगने लगता है कि बाहर सेल में डिवीज़न होने वाला है, या है ना, तो उसको एम फेज कहते हैं। एम फेज में जो है 5 लोगों को बुलाया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, है ना। और मेटाफेज को मिला के 5 फेज हो जाती है। 5 अपना अपना काम करते हैं। वो काम हम आज डिस्कस करते हैं, करेंगे। हमने कल जो पढ़ा था या कल मैंने जो आपको समझाया था वो इस तरीके से था कि जो है, सॉरी, वो ये था कि जो है माइटोसिस डिवीजन जो है कहाँ होता है, किसी भी सेल में हो जाता है। और ये जैसे सेल में हमारे जो सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 एक और 23 एक अर्ध आधा कितने हो जाते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में। और वो एक कोई भी सेल कहीं से भी उठाएंगे, उसको कल्चर करेंगे, दूसरी नई सेल बनेंगे तो वो क्लोन बनेगा और उन सब में 46 ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ये नहीं है कि 23 पाए जाएंगे, हाफ नहीं पाए जाएंगे, 23 जोड़ी पाए जाएंगे। और जो हाफ करता है ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ये इक्विवेलेंट डिवीजन होता है। इसका अनदर नेम भी यही होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। माइटोसिस को माइटोसिस या माइटोटिक या फिर इक्वेशनल डिवीजन, ये तीनों नाम इसी डिवीजन के। और मियोसिस को जो है मियोसिस डिवीजन कहते हैं, है ना। और जो है मियोसिस को इक्वेटोरियल डिवीजन नहीं कहा जाता, जबकि उसकी जो सेकंड फेज होती है ना, मियोसिस को मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है, मतलब कि स्पर्म और ओवा में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद फर्दर वो सेल माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है और 1 से 2 सेल बनाती है। पहली सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही दूसरे में जाएंगे। ओके। तो उसमें जो है प्रोफेसर सेकेंड, ये इस तरीके से स्टेजेस आती हैं। तो हम जो है G1S G2 तक हम पढ़ लिए थे। एम फेज को हमें पढ़ना था। एम फेज क्या होती है, मेटाफेज होती है। मेटाफेज की अपनी 4 फेजेज होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि घर में जब शुरुआत होती है झगड़े की, तो पहले अंदर ही अंदर चलता है, मन में चलता है, तो किसी को पता नहीं चलता। वो इंटरफेज स्टेज होती है। उसमें भी 3 स्टेज होते हैं, G1S और G2M। G1 स्टेज वो होती है आदमी थोड़ा इग्नोर करता है, कभी एडजस्ट करता है, इसी तरीके से सेल एडजस्ट करती है। उसकी जो है मेटाबॉलिकली लेकिन वो एक्टिव होती है। उसमें क्या करती है, वो आरएनए की सिंथेसिस करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। किसमें, G1 फेज में। G1 फेज में क्या किया जाता है, G1 फेज में जो है न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस जो है डिवीजन करता है सेल का। और जो है न्यूक्लियस डिवीजन करता है, हाँ। और जो है जो जरूरी प्रोटीन होती है, नेसेसरी प्रोटीन होती है सेल डिवीजन के लिए, उनकी सिंथेसिस जीवन में हो, जीवन स्टेज में होती है। इंटरफेज की जीवन स्टेज में होती है। और आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस जीवन में होती है। G2 में क्या होता है, जी जीवन फेज जो है लॉन्गेस्ट फेज होती है इंटरफेज की भी। ये सभी सेल डिवीजन की सारी स्टेज में सबसे लॉन्गेस्ट कौन थी, इंटरफेज स्टेज होती है। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1S एंड G2, है ना। और G1S और G2 और M में सबसे लॉन्गेस्ट को होती है G1 होती है। इसमें आरएनए और जरूरी नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद होती है एस फेज, सिंथेटिक फेज, जिसमें आरएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बनती है और अदर नेसेसरी प्रोटीन जो है G1 फेज में बनती है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। फिर बाकी तो थ्योरी सब लिखा ही है, आप पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी आपको उसमें क्या है। और जी जो है G1 फेज को प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। कई बार प्री डीएनए सिंथेटिक फेज पूछ लेता है तो उसको जीवन को प्री डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। और पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज किसको कहा जाता है, G2 को, क्योंकि
एस में सिंथेसिस होती है डीएनए की, और उसके बाद वाली फेज कौन सी है, G2 फेज है। तो उसको G2 फेज को पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, या गैप 2 फेज भी कहते हैं, और G1 को गैप 1 फेज भी कहा जाता है। ओके, ये सब हमको पढ़ना है अभी, है ना। और जो है सभी मटेरियल डबल हो जाते हैं किस में, G2 फेज में। स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता, स्पिंडल फाइबर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है फॉर्मेशन के लिए G2 में, वो बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद G2 के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में जो है 4 सब स्टेजेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये यहाँ डायग्राम में समझे तो फिर थ्योरी पढ़ा जाएगा, है ना। G1 जो है सबसे लॉन्गेस्ट होती है, G2 जो है सबसे शॉर्टेस्ट होती है G1 G2 में। और उसके बाद एम फेज जो होती है माइटोटिक फेज जो होती है, देखिए यहाँ लिखा भी है, माइटोटिक फेज जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में देखिए यहाँ होगा, ये इतना हम समझा दे रहे हैं ना। एम फेज डिवीजन फेज, एम फेज होती है डिवाइडिंग फेज होती है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, इसको कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, है ना। और इसमें जो है एस्ट्रल की फॉर्मेशन नहीं होती है, एस्टर्स नहीं होते हैं। एस्टर्स से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल से निकलते हैं, इसलिए इसको जो है विदाउट एस्टर है ना, एस्टर के साथ जो होती है एस्टर्स माइटोसिस होती है, विदाउट एस्टर्स जो होती है एनएस्टर माइटोसिस उसको कहा जाता है ना। प्रोफेज में जो है लॉन्गेस्ट फेज है, मेटाफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, प्रोफेज है। प्रोफेज जो है मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज भी है। क्या है प्रोफेज, प्रोफेज जो है मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होती है, इसमें सेपरेशन और प्लेसेंटिक कॉइलिंग पाई जाती है, किसकी प्लेसेंट, क्रोमोसोम अपियर वेरी थिन, इसमें क्रोमोसोम जो है बहुत थिन दिखते हैं, पेयर्ड में होते हैं, और सेंट्रोसोम से कंडेंस्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोफेज में डिजनरेट होने लगती है, साइटोप्लाज्म में, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट होने लगती है, न्यूक्लियस डिजनरेट होने लगता है, न्यूक्लियोलस डिजनरेट होने लगता है, और जो सेंट्रियोल सेपरेट हो जाता है टूवर्ड द, और वो दूसरे अपोजिट पोल में जाने लगता है। देखिए यहाँ होगा आई थिंक, तो G1 हो गया। एम बेसिकली रेस्टिंग फेज होती है सेल डिवीजन की, ये है ना। G1 में जो है क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस और नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और इसको प्री डीएनए सिंथेटिक फेज या G1 गैप 1 फेज कहते हैं, और एस फेज को डीएनए सिंथेटिक सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और G2 फेज में क्या कहते हैं, G2 फेज में जो है पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज होती है, ये जो है इसमें सभी मटेरियल डबल हो जाते हैं, और पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी इसको कहा जाता है ना। तो ये जो मैंने कल आपको समझाया था उसकी थ्योरी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कोई पॉइंट मेरे समझाने से छूट गया होगा तो उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो स्ट्रासबर्ग ने नाम दिया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज का। मियोसिस नेम जो गिवन बाय फार्मर एंड मूरे, ये हम कल कर रहे थे। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मियोसिस सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, उसकी ज़रूरत क्या है हमारे लिए, वो है डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, रिजनरेशन के लिए ज़रूरी है, और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। हार्मोन जो सेल साइकिल को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन है। मियोसिस का डिस्कवरी किसने की थी, मियोसिस की डिस्कवरी जो है फ्लेमिंग ने की थी, और ये प्लांट में इसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्ग ने की थी। मियोसिस इज a cell division in which parent cell divided from two daughter cell, in which number of chromosome and amount of DNA number of types of gene are equal to the parent cell। मैंने क्या बताया पहले, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन या इक्यूटोरियल डिवीजन जो है, इक्वेशनल डिवीजन क्या है, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है। इसमें जितनी चीज़ें पेरेंट सेल में होगी उतनी ही डॉटर सेल में होगी, जितना
क्रोमोसोम होगा उतना ही क्रोमोसोम जाएगा डॉटर सेल में, जितना डीएनए होगा उतना ही डीएनए डॉटर सेल में जाएगा, और जितना जो है नंबर ऑफ जीन पेरेंट सेल में होगी उतनी ही डॉटर सेल में जाती है। इट अकर इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में होता है N2N पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी सेल में ये होता है। एन में भी एन नंबर इसमें जो होगा क्रोमोसोम, हालांकि 23 पेयर ना होगा, सिर्फ 23 हैं, उसमें भी ये होता है। तो 23 फर्स्ट में, तो 23 दूसरे में जाएंगे, और 46 पहली सेल में, तो 46 दूसरे सेल में जाएंगे। पॉलीप्लॉइडी अगर होती है तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में भी यही डिवीजन होता है। इस डिवीजन को इनडायरेक्ट डिवीजन भी कहा जाता है। इसके 4 नाम हो गए हैं, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और इक्वेशनल डिवीजन, और इनडायरेक्ट डिवीजन। ये 4 नाम इसको दिए गए हैं। माइटोसिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी। माइटोटिक डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो सेल की नंबर को बढ़ाना होता है। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, वो माइटोटिक, माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन या इनडायरेक्ट डिवीजन होता है ना। और नंबर ऑफ गैमीट्स या जनरेशन बढ़ाने के लिए पहले मियोसिस होगा, देन माइटोसिस होगा उस सेल में भी, है ना। भाई इस बार पहले मियोसिस होगा, देन फिर माइटोसिस होगा, समझ रहे हैं। और इसको सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से हम कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू या फिर रूट टिप सेल्स ऑफ अनियन, इसमें इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ लिखा होगा माइटोसिस रिजल्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, onion root tip cells is best for the study of mitotic in plant. It has 16 chromosome. Plant belong to family Liliaceae. अनियन जो है वो कौन सी फैमिली का, लिलिएसी फैमिली का है, और इसकी रूट टिप पे हम माइटोटिक डिवीजन को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम पाया जाता है ना। पेन नहीं मिल रहा मुझे, कल भी नहीं मिला पेन। यहाँ पे देखिए अनियन रूट टिप है ना, ये है फैमिली लिलिएसी, ये है। द ह्यूमन एपिडर्मल सेल इज बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ द माइटोसिस। ह्यूमन की एपिडर्मल सेल जो इसकी एपिडर्मल सेल जो होती है उसमें भी हम माइटोटिक डिवीजन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन कैन बी डिवाइड इनटू 2 फेज, इंटरफेज एंड डिवाइडिंग फेज और एम फेज, जो कि मैंने बताई है आपको। सेल इसकी कितनी फेज है, इंटरफेज होती है, और जो है एम फेज या मेटाफेज होती है या डिवीजन फेज होती है। तो इंटरफेज में फर्दर 3 फेज होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद जो M है वो मेटाफेज है या फिर डिवाइडिंग फेज है या फिर एम फेज है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बस उसको हमको थ्योरी रीड करना कि कोई टॉप पॉइंट छूट तो नहीं गया। सॉरी, सेल साइकिल द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल। सेल साइकिल किसको कहते हैं भाई, जो है पेरेंट मदर सेल से डॉटर सेल बनने में एक सीक्वेंस होती है कि इसके बाद ये इवेंट होना, पहले G1 फेज आएगी, फिर S फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी, और फिर जो है एम फेज या मेटाफेज या डिवाइडिंग फेज आएगी। और मेटाफेज में भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये आएंगे। ये एक सीक्वेंस है सेल डिवीजन का, और ये इसी सीक्वेंस में होगा। इसके आइदर अगर कुछ होता है, कहीं पर डिवीजन रुक जाता है, कहीं पर डिवीजन बढ़ जाता है, तो वो डिजीज कोज करता है। जैसे कि सेल डिवीजन का बढ़ जाना, तो वो क्या करेगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन कोज कैंसर। कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल सेल डिवीजन इन द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ऑर्गन। ओके, इट इज कॉल्ड कैंसर, है ना। और देयर आर 2 फेज ऑफ सेल साइकिल, कॉल्ड इंटरफेज और एम फेज। हार्वर्ड एंड पेले ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था किसको, माइटोसिस को, है ना। हार्वर्ड एंड पेले ने सबसे पहले क्या, सेल साइकिल को डिस्क्राइब बताया था। सेल साइकिल किसने टर्म यूज किया था, हार्वर्ड एंड पेले ने 1953 में। CR पेले हैं ये, यहाँ लिखा है, इसको बोल्ड किया जाए। हाँ,
हार्वर्ड एंड पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब इट सेल साइकिल को द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच आर अकर ड्यूरिंग सेल growth and cell division are collectively called cell cycle. Okay, duration of cell, the time interval between two successive division is called generation time या generation gap. दो पर्टिकुलर डिवीजन के बीच में जो टाइम होता है उसे जनरेशन पीरियड या जनरेशन टाइम कहते हैं. इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, फूड, ऑक्सीजन, टाइम पीरियड है ना. ये किस पे डिपेंड करता है? जनरेशन टाइम, जनरेशन पीरियड, जनरेशन गैप अलग अलग सेल में अलग अलग होता है और इस पे कई एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, फूड एंड ऑक्सीजन. The time period of G1 phase, S phase, G2 phase and M phase is species to species is specific or under controlled by environmental condition. एग्जाम्पल 20 मिनट में बैक्टीरिया की जो है 20 मिनट बैक्टीरियल सेल के लिए है सेल डिवीजन का साइकिल. 8 to 10 आवर्स किसके लिए? इंटरस्टिशियल सेल या एपिथेलियल सेल के लिए 8 से 9 आवर्स का टाइम लगता है. और अनियन रूट टिप सेल्स जो है वो 20 आवर्स में सेल डिवीजन परफॉर्म करती है. इन कल्चर मीडियम ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स. ह्यूमन सेल को जैसे मैंने बताया ना, निकाल के कल्चर कर लो तो उसको कल्चर करने में एक डिवीजन परफॉर्म करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है. ईस्ट का टाइम जो है सबसे कम है. फर्मेंटेशन में ईस्ट यूज होता है तो उसमें सिर्फ 90 मिनट्स लगता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स है ना. इसमें लगता है ईस्ट में. इन ईस्ट सेल साइकिल कंप्लीट इन अबाउट 90 मिनट्स. ये याद रखना है. ओके हाँ, अब देखिए ये इंटरफेज स्टेज स्टार्ट हो गई. सेल साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है इंटरफेज स्टेज और दूसरी है एम फेज, डिवाइडिंग फेज या मेटाफेज. Interphase further divided into 3 subphases. These are called G1 phase, S phase and G2 phase. Now we study about G1 phase है ना. It is phase between two cell division. It is divided into 3 subphases. Interphase further divided into 3 subphases G1, S and G2. Cell growth and DNA replication are important for cell division which occurs in interphase. मैंने बताया आपको सेल डिवीजन के लिए इंटरफेस जरूरी है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है. इन दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज. मैंने यही बताया ना कि इंटरफेज स्टेज का बाहर से पता नहीं चल रहा है कि सेल डिवीजन की तैयारी कर रही है या घर में बंटवारे की तैयारी चल रही है. ये बाहर से पता नहीं चलता है. इसको प्रिपरेटरी फेज कहा गया है. इसके बाद की जो फेजेस होती हैं उसमें फिर पता चलना शुरू होता है कि सेल जो है डिवीजन परफॉर्म करना चाह रही है या घर में बंटवारा या डिवीजन होने वाला है या होने की तैयारी हो चुकी है, बस होने ही वाला है. तो वो एम फेज में आके पता चलता है. इंटरफेज की G1, S और G2 फेज में, प्रिपरेटरी फेज में नहीं पता चलता है ना. यही तो कहानी सुनाई थी ना मैंने कल. कहानी अच्छी लगी कि नहीं ये नहीं बताया आप लोग. क्या नहीं अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए. लाइक और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर आप कुछ अच्छा करना है. खैर, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल यूज्ड फॉर इंटरफेज. इंटरफेज स्टेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की. इसके द्वारा जो है 95% टोटल टाइम का लिया जाता है सेल डिवीजन के. इन 24 आवर्स ऑफ द ह्यूमन सेल साइकिल, 24 आवर्स जो है ह्यूमन सेल साइकिल है, इट गेट्स कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली 22 to 23 आवर्स एंड एम फेज कंप्लीट अबाउट ओनली 1 आवर. मनुष्य में, ह्यूमन में सेल डिवीजन का साइकिल क्या है? 24 आवर्स है. उसमें से इंटरफेज स्टेज कितना टाइम ले लेती है? 22 से 23 घंटे का टाइम ले लेती है और सिर्फ 1 घंटा बचता है जो कि हमको एम फेज के लिए मिलता है या फिर मेटाफेज या डिवाइडिंग फेज के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है ह्यूमन में. ये ह्यूमन का टाइमिंग है कि 95% टाइम जो है इंटरफेज कंज्यूम कर लेती है टाइम. Previously, it was also called resting phase, but in metabolically, it is extremely active. पहले इसको रेस्टिंग फेज कहते थे क्योंकि बाहर से पता तो चलता नहीं है कि क्या हो रहा है सेल के अंदर, कि वो डिवीजन की तैयारी कर रही है.
ऐसे ही घर में पता तो चलता नहीं है कि पहले घर में अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही हैं, अंदर ही अंदर मन मुटाव हो रहे हैं, इसके मन में कुछ उसके मन में कुछ, धीरे धीरे हल्की हल्की कहासुनी हो रही है, हल्का हल्का फुसफुसाहट हो रही है, ये तो पता चलता नहीं है। लेकिन वही फेज रेस्टिंग फेज होती है, वही फेज जो है प्रिपरेटरी फेज होती है, और वही फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये फेज सीक्वेंसली या सही से पूरी नहीं होगी तो डिवीजन नहीं होगा। ऐसे ही घर में है, अगर ये जो इंटरफेज स्टेज है या जो है प्रिपरेटरी फेज है या रेस्टिंग फेज है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें जितना ज्यादा अंदर ही अंदर सबके मन में भरता जाता है एक दूसरे के प्रति, तभी तो घर में बंटवारा या डिवीजन होता है। और अगर ये सही से होगा तभी तो घर का बंटवारा हो, और अगर नहीं होगा तो घर का बंटवारा या डिवीजन नहीं होगा। सिंपल सी समझ लीजिए, है ना। घर में किसी के शांति है, 4 लोग रह रहे हैं, बहू बेटा 2 लोग रह रहे हैं और वो आराम से रह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें डिवीजन आज नहीं तो कल होगा। बस डिपेंड करता है कि उनकी इंटरफेज स्टेज कितनी लंबी है, या रेस्टिंग फेज कितनी लंबी है, या प्रिपरेटरी फेज कितनी लंबी है। लेकिन वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है, क्योंकि उसी में तो पता चलता है, उसी में लोग तैयारी करते रहते हैं ना, चुपके चुपके से। जीवन में कुछ किए, GS में कुछ किए, M में कुछ, G2 में कुछ किए, कुछ कुछ तैयारी होती रहती है ना, तो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, इसलिए उसको रेस्टिंग फेज पहले कहते थे, लेकिन अब उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। In this phase, synthesis of protein, enzyme, DNA and RNA takes place. इंटरफेज में किस किस की सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एंजाइम की सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है ना। और जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जीवन में कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए डीएनए कहाँ कहाँ सिंथेसिस होती है, ये मैंने बताया है। तो आगे आएगा तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। जीवन में आरएनए और नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और एस फेज में आरएनए का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाते हैं, सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल डुप्लीकेट इनटू 2, सेंट्रोसोम्स जो है 2 हो जाते हैं इसी में, तो 2 सेंट्रोसोम्स 4 सेंट्रियोल आर फॉर्म्ड, सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड ओनली G1 फेज। G1 फेज में सब हो जाता है। देन G1 इज कॉल्ड, जो सेल सिर्फ G1 फेज में है और वहीं से सेल से बाहर आ गई, साइकिल से बाहर निकल जाती है ना। कुछ सेल ऐसी हैं कि पूरा डिवीजन नहीं परफॉर्म की, जो कि मैंने अभी बताया था कि डिवीजन से बाहर आ जाना और ज्यादा डिवीजन परफॉर्म कर लेना, दोनों अलग अलग चीजें कॉज करता है। जब ज्यादा डिवीजन हुआ सेल में तो वो क्या कॉज करेगा? दैट इज कॉज कैंसर। एबनॉर्मल डिवीजन इन सेल कॉल्ड कैंसर। किसी भी सेल में एबनॉर्मल डिवीजन हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता है कैंसर की सेल, और उसका डिवीजन जो है ना, मतलब छोटी छोटी इंटरफेज हो जाएंगी, G1 और G2 जल्दी जल्दी हो जाएगी, मेटाफेज जल्दी से हो जाएगी, बहुत रैपिडली ग्रोथ करेगा, पूरा टाइम नहीं लेगा, इनकम्प्लीटली आधा अधूरा डिवीजन होकर पूरी सेल बन गई तो वो कैंसर कोज कर दी। और वो सेल जो पूरा सेल साइकिल ना करने के बाद पहले ही निकल गई किसी स्टेज में, G1 फेज में ही बाहर निकल गई, G1 फेज में आरएनए की सिंथेसिस हुई और जरूरी नेसेसरी जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस हुई, और उसके बाद कोई सेल साइकिल से बाहर आ गई, उसको क्या कहेंगे? G0 फेज या G0 फेज के नाम से उसको कहा जाता है। उसका नाम क्या दिया गया है? G0 फेज, या G के नीचे सफिक्स में 0 लगा देते हैं, और G1 में क्या होता है? G के नीचे 1 सफिक्स लगा होता है। The cell cycle can remain arrested only G1 phase, then G1 is called as G0 phase। देखिए यह है G0 phase, है ना। और G0 phase found in cell of परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है, जो गिरते नहीं है या जिनका रेप्लिकेशन नहीं होना है, उनमें बाद में डिवीजन नहीं होना है, उनमें ग्रोथ नहीं होनी है, तो वो जो टिश्यू होते हैं G0 फेज वाले होते हैं, हमारी बॉडी में है, वो बताएंगे कौन से होते हैं, है ना। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के लिए रेगुलेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है ना। सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, मैंने बताया आपको। इट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट प्रोटीन एज साइक्लिन एंड साइकिल डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, CDKS, है ना। साइक्लिन्स और साइक्लिन्स डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है प्रोटीन सेल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसमिशन फ्रॉम G1 to S and G2 to M is carried by SGKS। भाई सेल लगातार अपना स्टेप बाय स्टेप सेल अपना जो है डिवीजन परफॉर्म करती रहे, उसके
उसके लिए एक प्रोटीन की जरूरत होगी ना, जो कि जो नेसेसरी प्रोटीन जीवन फेज में सिंथेसिस हो जाती है आरएनए के साथ, इसमें है ना। तो वो क्या है, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, जो कि सीक्वेंसफुली G1 के बाद एस फेज के बाद G2 फेज के बाद M फेज को कंट्रोल कराती है कि भाई ये है, ये सीधी लाइन है, इसी में जाना, इधर से इधर नहीं मुड़ना, इधर नहीं मुड़ना, बस G1 स्टेशन आएगा, उसके बाद S स्टेशन आएगा, एस स्टेशन से आपको कहीं इधर उधर नहीं मुड़ना, नाक की सीध में चलते जाना है। G2 स्टेशन आएगा, वहां वहां भी आपको नहीं उतरना है, सेल को ये कमांड दी जाती है। तो फिर उसके बाद M स्टेशन आएगा, M स्टेशन पे भी नहीं रुकना, उसमें फर्दर छोटे छोटे 5 स्टेशन आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के स्टेशन पे नहीं रुकना, मेटाफेज के स्टेशन पे नहीं रुकना, टीलोफेज के स्टेशन पे नहीं रुकना, एनाफेज के स्टेशन पे नहीं रुकना। ये सब करने के बाद लास्ट में वहां रुकना है, तो सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा, समझे। तो अब जो है इंटर थोड़ा ज्यादा हो गया बोलना मुझे लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे ये जो आया है 3 सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की जो 3 सब फेज है, G1S G2, जो कि हम कल से रट रहे हैं, कल से 10 बार 20 बार पता नहीं कितनी बार मैंने इनको बोल दिया है, तो आपको लर्न हो गई होंगी कि जी सेल साइकिल की सबसे पहली फेज इंटरफेज है, उसकी सब फेज G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये मैं कल से बोले जा रही हूँ, और ये आपको आई थिंक याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई है तो अब याद हो जाएंगी, ठीक है। तो G1 फेज जो है 6 से 14 आवर्स की होती है ना। ये तीनों फेज में G1 और S और G2 में सबसे लंबा टाइम यही लेती है। मोस्ट वेरिएबल फेज फॉर द ड्यूरेशन, है ना। सेल ग्रोथ अगर इन दिस फेज, सो मच प्रोबेबली इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, और इसमें आरएनए और नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल में, ये मैंने बताया था आपको ना। और इसमें क्या था, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड वैक्यूल्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड, ये सब इसमें होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, मैंने बोला ना नेसेसरी प्रोटीन, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन द इंटरफेज स्टेज एंड द इट्स सब स्टेज इज G1 फेज। समझ में आ रहा है ना, मैं बोले तो नहीं चाह रही हूँ, समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो सेल साइकिल की जो इंटरफेज स्टेज है, उसकी जो पहली स्टेज है G1 फेज, वो 6 से 14 आवर्स की होती है, वेरिएबल स्टेज है, इंटरफेज की सबसे लंबी स्टेज है, और इसमें जो है नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फंक्शनल और नेसेसरी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दैट इज दीज आर कॉल्ड आरएनए एंड नेसेसरी प्रोटीन, ओके। और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, यार इन सब का प्रोडक्शन होता है। आई थिंक हमको यहीं तक रखना चाहिए कि ये वाला G1 फेज खत्म कर दें, चलिए देखते हैं, कर ही देते हैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ तक थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन आर प्रोड्यूस, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस्ड आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरएनए सिंथेसिस मैंने बताई है बाय एक्टिनोमाइसिन। आरएनए सिंथेसिस के लिए क्या है जरूरी, एक्टिनोमाइसिन जरूरी है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल बिकम वेरी हाई, मैंने बताया ना मेटाबॉलिकली इंटरफेस वेरी वेरी एक्टिव होती है, तो मेटाबॉलिक रेट बिकम वेरी हाई, इट मे बी कॉल्ड प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ये मैंने बताया है। फिर डीएनए सिंथेसिस फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। तो G1 फेज को प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, G1 फेज कहा जाता है। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, इसमें नेसेसरी फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और इसमें टीआरएनए, एमआरएनए बनते हैं, एक्टिनोमाइसिन के द्वारा बनते हैं। और इसके आगे कल हम पढ़ेंगे एस फेज, जिसका टाइम 6 to 10 आवर्स होता है ना। इसको कल हम पढ़ेंगे। आप सभी को अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अगर जो है नहीं पसंद आया है तो और बाकी आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट।